नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। राज्यसभा के नए सांसदों के लिए 2 दिनों का खास कार्यक्रम रखा गया। इसमें संसद की कार्यवाही और नए सांसदों की जिम्मेदारी पर विस्तार से बात हुई। इसमें राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी और उपसभापति पीजे कुरियन समेत कई दिग्गज लोगों ने संसदीय प्रक्रिया से नए सांसदों को रूबरू कराया। संसद के काम, सांसदों की भूमिका, उनके दायित्व, उनके अधिकार समेत जनहित के मुद्दे कैसे उठाने हैं, उसका तरीका क्या है, इस पर बातचीत हुई विस्तार से। नए सांसदों से नियम कायदों की बारीक जानकारी रखने की अपील की गई ताकि वो संसदीय प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकें। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विशेष। और सांसदों के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने राज्यसभा की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्यों के प्रतिनिधित्व और विधेयकों पर गंभीर बहस के लिए राज्यसभा का होना बेहद जरूरी है। सदन के लिए निर्वाचित और मनोनीत नए सदस्यों के ओरिएंटेशन सत्र के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने ये बात कही। असल में राज्यसभा की अहमियत पर पिछले कई सालों से चर्चा होती आ रही है। राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने संसदीय प्रक्रिया में राज्यसभा की अहमियत पर जोर दिया। राज्यसभा के नए सदस्यों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि संसद में राज्यसभा उतनी ही अहम है जितनी लोकसभा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दोनों सदनों की जिम्मेदारी अलग अलग है। लोकसभा में सांसद जहां अपने निर्वाचन क्षेत्र की नुमाइंदगी करते हैं, वहीं राज्यसभा के सांसद राज्यों की। Because it is a union, the states have certain interests which are not necessarily always reflected in the other house of parliament. In the other house, members are elected on the basis of constituencies. The representation in Rajya Sabha is on the basis of states. And therefore, it is expected, and it does happen on great many occasions, that individual states' interests are flagged in Rajya Sabha. राज्यसभा की भूमिका को अहम मानते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी तय करने के लिए ये सदन जरूरी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा से पारित हुए विधेयक पर ज्यादा बारीक नजर रखने और उसमें सुधार के लिए राज्यसभा दूसरा मौका देता है। मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि सदन में विपक्ष के सांसदों के पास ये मौका होता है कि वो सरकार की जिम्मेदारी तय कर सकें। साथ ही सरकार को ये मौका मिलता है कि वो विधायिका को और बेहतर बनाए। The purpose of the other house or upper house, to put it in quotes, is to check haste, to cool passions, and to control legislation. After all, when you are making a law, which means both houses thinking together, prepare a piece of legislation and adopt it and send it to Rashtrapati Ji for his signature so that it becomes the law of the land. The diversity that is there, that has to find some space to articulate itself, and that can get submerged by the majority in the Lok Sabha. Therefore, as a counterweight, as a delaying chamber, I mean to put spokes in the wheel for some time. But at the same time, this should not become a permanent impediment. It should create conditions whereby there is a reconsideration of the proposals which are passed by the first chamber and comes to the second chamber. That is the purpose. ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान कई बार राज्यसभा की अहमियत की बात उठी। वक्ताओं ने ये साफ किया कि धन विधेयक को छोड़ दें तो बाकी सभी विधेयकों पर राज्यसभा को बराबर अधिकार हासिल हैं। When the Parliament as a whole, the legislature as a whole was designed, it was made very clear that it will be integrated whole, integral whole. I mean, there will be the two houses and their powers will be differently designed, but at the same time, the two will together form a composite whole, an integral whole. धन विधेयक के अलावा लोकसभा को एक और मौके पर ज्यादा शक्ति हासिल है और वो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक।
अगर किसी विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध पैदा हो जाए तो राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुला सकते हैं और इस मौके पर ज्यादा संख्या होने के चलते लोकसभा का पलड़ा भारी पड़ जाता है। लेकिन ऐसी ही कई खास शक्तियां राज्यसभा को भी हासिल हैं। संविधान की धारा 249 के तहत राष्ट्रीय महत्व के किसी भी ऐसे मुद्दे पर राज्यसभा कानून बना सकती है जो राज्य सूची का विषय है। धारा 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं पर भी फैसला लेने का अधिकार राज्यसभा को हासिल है। लेकिन ऐसे कुछ विशेषाधिकारों को छोड़ दें तो संसद के दोनों सदनों को बराबर शक्तियां हासिल हैं। लिहाजा लोकसभा संसद का जितना जरूरी अंग है उतना ही राज्यसभा भी। कई दफे किसी इलेक्टेड हाउस में यू कैन हैव अ पार्टी विद अ ब्रूट मेजॉरिटी और वो दे कैन रश थ्रू एनी लेजिस्लेशन जो कि देश के हित में ना हो, मगर उसको सोबरिंग इन्फ्लुएंस क्या होगा व्हेन इट गोज टू राज्यसभा। नो, राज्यसभा का कॉम्पोजिशन डजंट चेंज विद वन इलेक्शन, इट चेंजेस विद 3 इलेक्शन वर्चुअली, क्योंकि बाइनल इलेक्शंस होते हैं। तो ये बड़ा सोच विचार के हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने ये बात रखी होगी कि एक लोकसभा होनी चाहिए और एक राज्यसभा होनी चाहिए। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में 2 सदनों का प्रावधान है। लिहाजा नए सांसदों के सामने राज्यसभा की भूमिका और इसकी अहमियत को मजबूती से रेखांकित किया गया। असल में राज्यसभा की जरूरत को लेकर दशकों से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में फिर से ये बहस शुरू हुई कि राज्यसभा हमारे लिए क्यों जरूरी है और क्यों नहीं। दिलीप खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और राज्यसभा के नए सांसदों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में सदन के भीतर अवरोध का मुद्दा भी बार बार उठा। सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी समेत कई वक्ताओं ने इस तरफ ध्यान खींचा। नवनिर्वाचित सदस्यों ने भी अवरोध पर चिंता जताई और कई सुझाव भी पेश किए। सदन के भीतर बार बार पैदा हो रहे अवरोध पर चिंता जताई गई। राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि सदन में बात रखने और विरोध जताने के संसदीय तरीके मौजूद हैं, लिहाजा सांसदों को अवरोध से परहेज बरतना चाहिए। If you don't agree with something that has been said, a group or an individual walks out. But that walkout is symbolic. You go out 5 minutes in a lobby and come back. But coming into the well is not parliamentary tactic. It is holding the House to ransom for the interest of an individual or a group. In other words, मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि अवरोध से न सिर्फ कार्यवाही बाधित होती है, बल्कि जिन सांसदों को लंबे इंतजार के बाद अपनी बात कहने का मौका मिला होता है, उनकी बात भी अधूरी रह जाती है या फिर अवरोध के चलते शुरू नहीं हो पाती। उन्होंने अवरोध को दबाव बनाने का बेजा तरीका करार दिया। We decide every morning that 12 people will get a chance to speak in 0 hour. And if you have a disruption on the first speaker, the other 11 have lost their opportunity. If you have a disruption in the question hour, all those who want to ask questions, their opportunity is lost. राज्यसभा के नए सांसदों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में इससे पहले उपसभापति पीजे कुरियन ने भी अवरोध को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राज्यसभा का जो उद्देश्य है, सांसदों को उसी दायरे में काम करना चाहिए। कुरियन ने साफ कहा कि अवरोध जैसे तरीके अपनाना जनहित के मुद्दों को दबाने के बराबर है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधायिका के काम भी इसकी चपेट में आते हैं। पार्लियामेंट इज फॉर 3 Ds, that is for discussion, debate and decisions, not for the 4th D, that is disruption. Now we ignore the first 3 Ds and go to the 4th D, that is disruption. Coming to the well and shouting slogans, will it serve any purpose? नए सांसदों की तरफ से भी अवरोध को लेकर चिंता देखी गई। कुछ सांसदों ने इससे बर्बाद हुए वक्त को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सत्र बुलाने का सुझाव दिया, ताकि उस दौरान जिस सांसद को अपनी बात रखनी थी वो अतिरिक्त सत्र में अपनी बात रख सके। I've heard a lot of
senior members in my house referring to the loss of opportunity, time during the question hour, and calling attention where disruptions denied them their space, which was denying people's space. Whether we could have an extendable convened Rajya Sabha session. अवरोध के चलते संसद के बजट सत्र में राज्यसभा का काफी वक्त बर्बाद हुआ। इस सत्र के दौरान राज्यसभा की उत्पादकता 91% की रही, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इससे भी बदतर हालात देखे गए हैं। सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने सुझाव दिया कि विधायी कामों में तेजी लाने के लिए संसद सत्र की अवधि बढ़ाए जाने की जरूरत है। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। और ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान सदन के कामकाज पर विस्तार से बात हुई। राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि जनहित के मुद्दे उठाने के लिए सांसदों को तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सांसदों के पास मुद्दे उठाने के कई तरीके मौजूद हैं और उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कई वक्ताओं ने विस्तार से प्रश्नकाल, शून्यकाल, अल्पकालिक चर्चा और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अहमियत से नए सांसदों को रूबरू कराया। राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने संसद की कई भूमिकाओं की तरफ नए सांसदों का ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि सांसदों के कंधे पर कई जिम्मेदारियां होती हैं। विधायिका से जुड़े काम यानी कानून बनाने में योगदान देना, सरकार की जिम्मेदारी तय करना और जनहित के मुद्दे उठाना। मोहम्मद हामिद अंसारी ने जनहित के मुद्दे उठाने पर खासा जोर दिया। उन्होंने कहा कि सांसदों के लिए प्रश्नकाल और शून्यकाल बेहद महत्वपूर्ण मौका होता है। अकाउंटेबिलिटी थ्रू डेली स्क्रूटनी in the form of 0 hours, in the form of question hour, and in the form of debates on issues of public interest or public importance, is a critical role that you as legislators do play. Question hour is a time when you can really hold the government accountable. Ministers, when there is questions for the minister, they will be on their toes. They will come well prepared to answer. And if there is any deficiency in the answer, you can question the minister, you can grill him. सीपीएम के पूर्व सांसद पी राजीव ने प्रश्नकाल पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने प्रश्नकाल के इतिहास से लेकर इसकी अहमियत पर नए सांसदों को गहरी जानकारी दी। ये मुद्दा बार बार उठा कि प्रश्न पूछने के दौरान सांसदों को कैसे कम शब्दों में अपनी बात रखनी चाहिए। If you are going to elaborate the point, you may be lost the focal point. You may be lost the crux of the question. Then confine to the point. It should be sharp. It should be focus on the issue which you want to raise in the house. कई वक्ताओं ने शून्यकाल की अहमियत की चर्चा की। साथ ही विधेयक पर चर्चा के दौरान समय प्रबंधन और अल्पकालिक चर्चा के साथ साथ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी बात हुई। सुखेंदु शेखर रॉय ने जनहित के मुद्दों को संसद में उठाने के बेहतर तरीके से नए सांसदों को वाकिफ कराया। There are mainly 4 ways to raise the matters of public importance. First of all, I would like to mention the Rule 180. Rule 180 is meant for raising matters of public importance. Under the heading it is called calling attention. ओरिएंटेशन कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व सांसद फली एस नरीमन ने भी सांसदों को कार्यवाही के दौरान स्वस्थ बहस की सलाह दी। हालांकि कुछ सांसदों ने सरकार के तौर तरीकों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कई बार सदन में जो जानकारी दी जाती है वो बहुत स्पष्ट नहीं होती। जो जवाब दिया जाता है वो बहुत ही टेक्निकल पद्धति से दिया जाता है। जो आशय होता है प्रश्न पूछने वाले का, उसको नहीं ध्यान में लिया जाता, उसकी अनदेखी होती है। ये भी न हो, इसके लिए भी कोई कारगर उपाय ढूंढने चाहिए। कार्यक्रम में सांसदों के अधिकार पर भी बातचीत हुई। साथ ही सांसद निधि के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया गया। नवविक्रम सिंह के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। संसद में कामकाज की जब भी बात होती है तो आमतौर पर लोगों के दिमाग में संसदीय सत्र की ही तस्वीर उभरती है, लेकिन संसदीय सत्रों के अलावा जो कामकाज होते हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय समितियों में इनमें से ज्यादातर कामों को अंजाम दिया जाता है। नए सांसदों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में संसदीय समितियों पर खास जोर दिया गया। संसद के भीतर तीखी बहस की ये तस्वीरें आप आमतौर पर देखते होंगे।
लोगों के जहन में संसद में कामकाज से जुड़ी ये तस्वीर कैद रहती है। लेकिन सरकार के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में साल भर कामकाज होता रहता है। इनमें कुछ नीतिगत फैसले होते हैं, लेकिन कुछ कानूनी भी। जाहिर है, आमतौर पर संसद सत्र जब चल रहा होता है तो सदन के भीतर बातचीत देखने को मिलती है, लेकिन जब सत्र नहीं चल रहा होता है तब भी सांसद आपस में बैठते हैं और विधायी कार्य को अंजाम देते हैं। कमेटी सिस्टम पार्लियामेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है आगे, और इसलिए एक जो धारणा पूरे देश में चलती है और लोग कहते भी हैं कि भाई संसद तो थोड़े दिन चलती है, लेकिन संसद मैं ये मानता हूं कि स्टैंडिंग कमेटीज और कमेटी के माध्यम से पूरे वर्ष चलती है। संसदीय समितियों की भूमिका बेहद अहम है, चाहे वो स्थायी समिति हो या फिर विभाग से संबंधित अन्य समितियां। दुनिया के कई मुल्कों में संसदीय समितियों की बैठक भी सार्वजनिक तौर पर दिखाई जाती है। लिहाजा भारत में भी इस चलन को लागू करने पर बात हुई, लेकिन सुझाव ये आया कि अगर ऐसा हुआ तो सांसद पार्टी लाइन ले लेंगे और विधायी कार्य प्रभावित होगा। असल में किसी भी समितियां विधेयक में बदलाव का सबसे अहम मंच होती है। It has been found, this has been the practice not only in our parliament, all over, that it is in committee stage that words and expressions get amended, changed. The experience of individual members comes into play there. So for both these reasons, committee work is very important. ये कोई राजनीतिक दल के आधार पे हम किसी कमेटी में भाग नहीं लेते। एक संसद सदस्य होने के नाते we work in non-partisan manner, और कमेटी की जो प्रोसीडिंग है वो पूरी तरीके से जो विषय है उसके संबंध में रहती है, उसमें बहुत पार्टी लाइन का विषय नहीं रहता। हमारे अपने विचार उस कमेटी सिस्टम में रहते हैं। संसद में पहले स्थायी समितियां नहीं हुआ करती थी, लेकिन ये देखा गया कि सत्र के दौरान सभी मंत्रालयों पर विस्तार से चर्चा नहीं हो पाती। लिहाजा 1979 में 3 समितियां बनाई गईं। ये समितियां कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पर्यावरण और वन मंत्रालय से जुड़ी हुई थी। लेकिन 29 मार्च 1993 को इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल देखने को मिली। सरकार ने 17 विभाग से जुड़ी स्थायी समितियों का गठन किया। इसके बाद इन समितियों की अहमियत दिन ब दिन बढ़ती गई। लिहाजा ओरिएंटेशन कार्यक्रम में नए सांसदों से अपील की गई कि वो इन समितियों में अपना योगदान दें। Committees are useful, immensely useful, and I would request you to pay much greater attention to committees, because your real input will come in there, and there's one other purpose for committees. समितियों के अलावा नए सांसदों से भी ये कहा गया कि वो संसद के बाहर की गतिविधियों पर भी नजर रखें। इनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाले कानून पर खास जोर दिया गया। असल में ये ऐसे कानून होते हैं जिनसे दुनिया के कई देश बंधे होते हैं। भारत ने भी कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों को मंजूरी दे रखी है। Many of the laws are made internationally and we are party to that. The government of India is participating in that. That is in binding nature. That means you are bound by that decisions, which we call it as conventions or covenants or treaties, which are binding upon India. ओरिएंटेशन कार्यक्रम में और भी कई अहम मुद्दे उठे। पूर्व सांसद वी किशोर चंद्र देव ने सांसदों को विशेषाधिकार की जानकारी दी, तो वही सांसदों ने भी चर्चा के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई मसलों पर सदस्यों ने और जानकारी मांगी। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य का मानना है कि सांसदों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रमों की संख्या बढ़नी चाहिए। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने ओरिएंटेशन को सांसदों की संसदीय प्रणाली की समझ बढ़ाने के लिए बहुत अहम करार दिया। उनसे बात की हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा ने। क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो कोशिशें हैं, जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, प्रशिक्षण कार्यक्रम है सांसदों के लिए, ये संसद की कार्यवाही को समझने और उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण टूल साबित हो सकते हैं? ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है ना, एक बार तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इसको असल में बार बार इसको करना चाहिए, ताकि मेंबर जो है वो तो कई चीज़ों में व्यस्त रहते हैं। इसलिए रूल्स और प्रोसीजर्स का ज्ञान जो है वो मतलब अधिकांश लोगों में कम होता है।
क्योंकि ये सब पढ़ने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जो होता क्या है, वो तो एक वर्कशॉप जैसा है। उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है, क्वेश्चन के बारे में हो या रेजोल्यूशन के बारे में, मोशन के बारे में हो, बाकी जो प्रोसीजर्स जो हैं इनके बारे में जो बहुत ही लर्नड जो लोग हैं वो लेक्चर देते हैं और उनके जो सवाल हैं उसका जवाब देते हैं। तो इससे मेरे ख्याल से उनको काफ़ी फ़ायदा होता है और मेरे ख्याल से इसको रिपीट करना चाहिए। सर, आप लंबे वक्त तक यहाँ संसदीय से जुड़े रहे, महासचिव भी रहे यहाँ लोकसभा के, तो आपको क्या लगता है कि जो एक डिसरप्शन है वो क्या उसकी जो संख्या है वो क्या बढ़ रही है, वो कितना चिंता का विषय है? देखिए, डिसरप्शन बहुत चिंता का विषय है और डिसरप्शन नहीं होना चाहिए। पहले तो होता नहीं था और बाद में ये शुरू हो गया। मैं देखो, एक पॉलिटिकल चीज़ होती है, डिसरप्शन पॉलिटिक्स की वजह से होता है। हर एक पार्टी डिसाइड करती है हम इसको हाउस को आज चलने नहीं देंगे, तो ये डिसीजन यहाँ पर नहीं होता, ये डिसीजन बाहर होता है और उसके बाद फिर एमपीस लोग यहाँ पर आके डिसरप्ट करते हैं। और पार्टी बड़ी हो या छोटी हो, डिसरप्शन तो होता है। और गवर्नमेंट को इनको बुला करके, इनफैक्ट मेरा जो सजेशन है वो सारी पार्टीज़ के जो लोग हैं, लीडर्स वगैरह, उनको बुला करके प्राइम मिनिस्टर को भी पहल करनी चाहिए। जो बड़े मुश्किल इश्यूज आते हैं उसको सुलझाने के लिए। तो इस तरह से एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से, मीनिंगफुल इनिशिएटिव अगर होता है तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। सर, सभापति का एक जो सबसे ज़्यादा जोर रहा है कि प्रश्नकाल की कार्यवाही चले, जिससे कि आम जनता के सवाल जो है वो पूछे जा सके, मंत्रियों सरकार को जवाबदेह बनाया जा सके। इसी तरह बिल पर भी चर्चा हो, लंबी चर्चा के बाद बिल पारित किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो डिसरप्शन है उससे इस पर एक कर्टेल होता है, इससे इस पर रोक लगती है। तो ये कितना नुकसानदेह आप मानते हैं आम जनता के लिहाज से? देखो, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है और क्वेश्चन का जहाँ जो सवाल है, क्वेश्चन तो आम जनता की लाइफ से संबंधित होता है, तो उसमें क्वेश्चन और कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उससे नुकसान तो आम जनता को होता है और जो ऑर्डिनरी मेंबर्स है इन्हीं को होता है। आखिर इनका क्वेश्चन कभी नहीं आता, डिसरप्शन की वजह से क्वेश्चन कभी आता नहीं है और इसलिए क्वेश्चन और बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट का बिजनेस नहीं है, ये प्राइवेट मेंबर्स का बिजनेस है। आम जो मेंबर्स है उनका काम है ये, इसलिए ये कभी नहीं करना चाहिए। दिल्ली में कैमरा अनिर्बन के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सांसदों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा टीवी के बारे में भी जानकारी दी गई। सदन के महासचिव शमशेर के शरीफ ने राज्यसभा टीवी के कामकाज के बारे में प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा टीवी सांसदों का अपना चैनल है, लिहाजा उन्हें चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहिए। जाते आपको इसी के साथ छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार। This is the television program what we have. Now, this television program, as I said, works 24/7, live coverage. Now, what we have done, I can share with the members, is an internal and very strict policy, which is that we do not work on commercial lines. We have today a budget of 93 crores, and that is taken from within the budget which I overall supervise, out of our overall budget of 300 crores plus. Now, the reason for that is we do not wish to get advertisements. We do not wish to have a revenue model, because the purpose of the Rajya Sabha television is to give an opportunity to the members to be able to participate in debates which are essentially meant for parliamentary work and parliamentary issues. So we do not at all neither encourage nor allow any other kind of program. So if there are any public service programs, we say that please go to the Prasad Bharati or go to government agencies. This is exclusively meant, and I must tell you the feedback that we've received about Rajya Sabha television, compliments to the staff, that the quality of debates is something that people do appreciate because they find that they're able to express themselves. And I would strongly urge members to please participate in some of these because it gives you a very high reach. Apart from that, as you can see, we've got 9 news bulletins in Hindi and English. We cover 40 programs which are on current affairs. We've also brought culture into it because it was told to us that, you see, if we don't look at culture, then we are missing a very major part of the parliamentarians' effort to ensure that our cultural aspects do not get diluted. So we are doing also programs on culture, and any suggestions would be most welcome. We have a very
responsive CEO plus other team, executive producers and others. It's structured very well. The total strength is 194, which is a big surprise to many channels. I have no hesitation saying many channels of national fame come to us and say, how do you manage it? And it is, yes, quite a surprise to me that where other people have it in hundreds, we managed in this much. And we have taken outdoor programs also, including visits of the Honorable Prime Minister when he went to the United States and others. We've done elections. We have covered various issues. Now, apart from that, we have got 4 major flagship projects. One which was completed recently under Mr. Shyam Benegal, who was also a member of Parliament of Rajya Sabha, and it was called Samvidhan, the Making of the Constitution. I strongly urge you to take a look at that. It was serialized also, and now it is a number of state assemblies wanted, schools, educational institutions have asked us also to give them copies, which we are getting it subtitled also in vernacular languages. We are in the process of finalizing a 6-episode series on Lal Killa trials of Azad Hind Fauj. Then we are producing a full feature film with 10 episodes on the story of the integration of princely states of India, Sardar Patel's contribution. Then we also have another one which is a documentation theme on India. So we have a committee which is chaired by the Deputy Chairman and senior members of Parliament, who also serve as an advisory committee to see what is the content of these. So I would strongly urge you to please, as much as possible, make full use of this. This is your own channel.